अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और उनका नतीजा आज रात गए आ सकता है या फिर कल उसका नतीजा आ जाएगा। दोनों तरफ से 7-7 रुकनी वफ्द इस मुज़ाकरात में मौजूद है। ये दूसरा दौर हो रहा है। पहला दौर दोहा में हुआ था जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था सीज़ फायर का और ये वादा किया गया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। देखते हैं कि आज के मुज़ाकरात से क्या निकलता है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह तौर पे दे दिया है। DGMO पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अस्करी मामलात पर गुफ्तगू होगी। फोकस वो है कि जब तक वो तय नहीं होते बाकी मामला तय नहीं होंगे। और जब हम अस्करी मामलात कहते हैं इसका मतलब है अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, उनके ख़िलाफ़ जो सहूलतकारी अफ़गानिस्तान से हो रही है उसको कैसे रोका जा रहा है। और अफ़गानिस्तान की तरफ से वहाँ के नायब वज़ीर दाखिला वो वफ़द की क़यादत कर रहे हैं और उसमें आज पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो दोहा मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तीसरे फ़रीक की निगरानी की भी हमायत करेगा और जिसकी सरबराही तुर्की या कतर करेंगे। और साथ पाकिस्तानी ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि हम अमन चाहते हैं और जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान ये तमाम मामलात जिसके बारे में हमने उन्हें कहा है और ज़ाहिर दहशतगर्दी है उस पर काबू नहीं पाता तो फिर तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। ये हमारी आज की अहम खबर है, इस पर नज़र रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। और अब आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। सुहेल अफरीदी साहब, नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। लगता है कि जलसों और जिरगों का नया सीज़न, लेकिन गवर्नेंस का बहरान है वहाँ पे, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मुसलसल जलसे हो रहे हैं और जिरगे की बात हो रही है कि जिरगा बुलाया जाएगा और जिरगा ये डिसाइड करेगा कि मिलिट्री को वहाँ पे रहना चाहिए या नहीं, ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सफ़र कर रही है, उसकी गवर्नेंस पे कोई तवज्जो नहीं है उस सूबे की। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वज़ीर आला वहाँ पे आ रहे हैं और लोगों के मसाइल फिर भी हल नहीं हो रहे। कौन करेगा उन मसाइल को हल, अगर वहाँ के वज़ीर आला का सबसे बड़ा काम यही है कि उन्होंने जलसे जुलूस और जिरगे करने हैं। इस पे हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से जो सीनियर सियासतदान हैं और उनसे बाकी चीज़ें भी पूछेंगे। वो पार्टी PTI के एक अब इस वक्त मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनकी PTI के साथ दिली लगाव किसी से ढका छुपा नहीं है। उनका एक अपना व्यू है, वो व्यू बहुत सारे लोगों का अब हो चुका है PTI में और वहाँ पे ये एक डिस्कशन हो रही है कि PTI को किस रास्ते पे लेके जाना है और उसका आगे का फ्यूचर क्या होना चाहिए। हमारा आज का हॉट इशू होगा अफ़गानिस्तान के साथ जंग या दोस्ती और हम आपको ले जाएंगे इस्तांबुल। वहाँ पे सीनियर सहाफ़ी अनस मलिक मौजूद हैं, वो हम उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि वहाँ लेटेस्ट क्या हो रहा है। और हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद और पूछेंगे कि DGMO जो पाकिस्तान के वफ़द को लीड कर रहे हैं सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी खौफज़दा क्यों है, इसके बावजूद कि आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर फ़्लाइट की उसका इफ्तिताह हुआ है तकरीबन 5 साल बाद, अगर मैं गलत नहीं है तो या 4 साल बाद, जो पहले बंद हो गई थी। चौधरी गुलाम सरवर साहब उस वज़ीर एविएशन थे, उनके दौर में बंद हुई थी, अब वो बहाल हुई हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी और वजह से खौफज़दा हैं। वो उनका खौफ क्या है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़े क्यों हो रहे हैं और उस पर पाकिस्तान की हुकूमत कुछ क्यों नहीं कर पा रही। महमूद भट्टी साहब जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने क्या कहा, इस पर हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं आज के टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब बहुत शुक्रिया और हमें ज्वाइन करने का। मैं सबसे पहले आपके आज के एक ट्वीट का जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें आपने एक इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो अपनी टीम का साथ नहीं देती और उसकी ताज़ा मिसाल ये है, मैं उस पर ज़रा ताज़ा मिसाल पे बात कर लूँ। आपने जिक्र किया है बिलाल विर्क का जो सेक्रेटरी जनरल है सेंट्रल पंजाब के, अहमद चट्ठा का जो सदर हैं सेंट्रल पंजाब के, शाह महमूद कुरैशी जो जेल में हैं, एजाज चौधरी जेल में हैं, यास्मीन राशिद जेल में हैं, मलिक अहमद बुशर जेल में हैं, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद ये भी जेल में हैं और बिलाल विर्क और अहमद चट्ठा जेल में नहीं हैं। लेकिन आपने कहा कि उनको भी सज़ाएँ अनाउंस हो गई हैं और उनको भी गिरफ्तारी का सामना है, इसलिए उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है। तो और बाकी जो जेल में हैं, आपने कहा कि उनसे कोई मुशावरत नहीं की जाती किसी भी मामले में, उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। आपके इस जो ट्वीट का रूह है वो ये है कि जो भी पार्टी के साथ खड़ा रहता है, कुर्बानियां देता है, सजाएं पाता है,
कैद झेलता है उसको पार्टी साइडलाइन किए जा रही है और उसकी जिम्मेदार मौजूदा क़यादत है और बाहर बैठे गुलटेरिए जो एजेंट हैं और पीछे पड़ जाते हैं। आपके ख्याल में ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं, आपने पार्टी की मौजूदा क़यादत को डिस्क्रेडिट नहीं कर दिया? देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने तो ये बात इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर आप पहली बात तो वो जो जेल से जो लेटर लिखा था जिस पे पांचों हमारे जो लीडर हैं उनके दस्तखत थे, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात जो है वो अपने ख़त में कही थी। सो मैं ये बात नहीं कर रहा, ये तो जो हमारे असीरान हैं जेल में उन्होंने ये बात कही थी। फिर ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब तक जितने लोग मेरे समेत तकरीबन 7 महीने मैं जेल में रहा, जो लोग बाहर रहे हैं उन्होंने एक दिन जेल नहीं काटी, उन पे कोई FIR नहीं है, वो बाहर भी जाते हैं। हमें तो 3 साल से जो है वो इस वक्त मैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर हूँ, ना कोई वजह ना कोई बात। हम तो कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं, लेकिन बाहर बैठे हुए हमें फतवे दिए जा रहे हैं गद्दारी के। और ये जो सारी लीडरशिप है, अब आप देखिए कि किस कदर बेईमाना बात है कि जो लोग जिनको सज़ाएं हुई हैं अभी 9 मई के मुकदमों में, और सबको मालूम है कि कैसे सज़ाएं उनको हुई हैं, यानी अहमद चट्टा, बिलाल वगैरह जो थे, ये बेचारे ना फैसलाबाद कभी गए ना कुछ गए, उनको वहाँ पे सज़ा हो गई। और बजाय इसके कि पार्टी उनके साथ खड़ी होती, उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया। ये जो मैसेजिंग है पार्टी लीडरशिप की कि अगर आप हमारे लिए एक दिन भी यूजलेस होते हैं तो हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, ये तबाहकुन है। और इसीलिए जो जेल के अंदर जो वर्कर बैठे हुए हैं उनकी इस वक्त जो हालत है। लेकिन फवाद साहब, बाहर आप यूजलेस की बात नहीं है, जब वो इफेक्टिव नहीं रहे पार्टी में, इतनी बड़ी पोजीशंस है उनके पास, तो पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि फिर हम क्या करें, पार्टी को कैसे चलाएं। जब आप देख रहे हैं कि जलसे जुलूसों और जिरगों की फिर बात हो रही है, तो अगर इफेक्टिव ही नहीं है तो उनको पार्टी में क्यों रखें, किसी और को मौका क्यों ना दें? नहीं, अब साथ लोगों को इज्जत देने का तरीका ये होता है कि आप उनको कहते हैं कि भाई आप इस पोजीशन के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो कहेंगे जी हम नहीं कर सकते, तो फिर आप उनसे नॉमिनेशन लें कि भाई आप बताइए आपके ख्याल में कौन से लोगों को करना चाहिए। इज्जत देने का कोई तरीका होता है ना, ये तो नहीं कि जो लोग अंदर चले गए हैं जी उनको अपना इस तरह से आप उज़्वे मुअत्तल की तरह ट्रीट करें। और ये खैर सिर्फ अहमद चट्टे की बात नहीं है, बिलाल की बात नहीं है। आप जो वर्कर अंदर गया है आप ज़रा उससे पूछिए कि पार्टी ने उसको दोबारा पूछा भी है। मिसाल जो आपके और पार्टी, अच्छा वर्कर्स को भी छोड़ दें, शाह महमूद कुरैशी साहब की इस वक्त पार्टी की डिसीजन मेकिंग में क्या हैसियत है, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, इन लोगों की क्या हैसियत है, उमर चीमा की क्या हैसियत है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मौजूदा जो भी लोग इधर उधर से इकट्ठे करके जिनको लगा दिया गया है, एक तो वो जानते ही नहीं है, ज़ाहिर है ना वर्कर्स को जानते हैं ना वर्कर्स इनको जानते हैं। फिर जिस किस्म की लीगल ये थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हाथ रख रहे हैं उन पे। देखिए ना, आपने इस वक्त जेलें कैदें मुकदमात जो चल रहे हैं, इसी दौरान पार्टी की क़यादत बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े वकीलों के पास है, उनके बड़े नाम हैं, बड़ी उनकी फीस है बहुत बड़ी बड़ी। तो इतने नामी गिरामी वकला के बावजूद आप जो बात कर रहे हैं थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही कि वकील भी नहीं बचा पा रहे लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को, और ना सियासत उनके साथ बचाने का तो कोई माहौल ही नहीं है ना। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वकीलों ने क्या बचाना है। लेकिन आप अपने लोगों के साथ खड़े नज़र तो आए ना। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान की बहनें अलीमा बीबी हैं, उज़्मा बीबी हैं, नौरीन बीबी हैं, ये भी अगर मुलाकात करने ना जाएं इमरान खान को, तो आपको डयाला के बाहर भी कोई खड़ा नज़र नहीं आएगा। आप मुझे बताइए कि सलमान राजा हैं, गौहर हैं, सोहेल आफरीदी हैं, या इवन अली अमीन गंडापुर साहब थे, या जो सारी लीडरशिप है, कितनी दफ़ा उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मिलने की कोशिश की है, कितनी दफ़ा उन्होंने एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा से मिलने की कोशिश की है। उन्होंने तो लेटर लिखा है कि भाई हमारी तारीख पे भी कभी जो है वो कोई आ जाया करे।
सो ये जो अबेंडनमेंट है पार्टी की तरफ से अपने लीडर्स को और वर्कर्स को, ये एक तकलीफ दे बात है जिसका इजहार जो है वो मैंने किया है। बाकी तो जाहिर है जो हालात हैं उन्हीं के मुताबिक चलना है। जाहिर है उनके पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि उन्होंने जो है वो क्या चीज़ें कर लेनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरे ख्याल के अंदर जो अबेंडनमेंट है पार्टी की, लोगों को अपने उसके ऊपर छोड़ देना, वो ज्यादती की बात है। अच्छा, आपका एक मौक़िफ़ रहा है कि लड़ाई झगड़े से नहीं, बातचीत से ये मसला हल होगा, खान साहब बाहर आएंगे। आज एक खबर आई है दी न्यूज़ में और जंग में, उसमें उन्होंने कहा गया है कि इमरान खान ने महाज राय की पॉलिसी तब्दील ना की तो 2026 के बाद भी वो जेल के अंदर ही रहेंगे। तो क्या ये वही बात है जो आप समझाते रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग नहीं समझ रहे? देखिए, बात यह है कि इससे मिलती जुलती ही बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो मसला है पाकिस्तान में, देखिए ना, हुकूमत की तरफ से भी कोई ये स्पेस नहीं दी जा रही या ख्वाहिश नहीं है कि कोई बातचीत हो, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, हमने कभी ये पाकिस्तान में हुआ होगा कि अमेरिका भी आपके साथ है, चीन भी आपको सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी साथ है, ईरान भी साथ है। तो इतनी बड़ी जो एक इंटरनेशनल कामयाबी है उसको हमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर ट्रांसलेट होना चाहिए था ना। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने भी कोशिश नहीं की है, बल्कि हुकूमत तो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरीके से टेम्परेचर और ऊपर ही चला जाए, और दूसरी तरफ भी पॉलिटिक्स नहीं हो रही। ये जो लड़ाई है इसके अंदर जो सबसे बड़ा सफ़र कर रहा है वो हमारा मीडिया सफ़र कर रहा है, जिसके अंदर जिसकी सेंसरशिप्स की वजह से स्पेस ही ख़त्म हो गई है। फिर हमारी जो इकॉनमी है वो कर रही है, सैलरीड क्लास स्पेशली जो है, यानी जो 50,000 रुपये से 2-2.5 लाख रुपए कमाने वाला बंदा है, उसकी कमर टूट गई है। और ये चीज़ें जो इंटरनेशनल हमें कामयाबियाँ मिली हैं वो ट्रांसलेट ही नहीं हो पा रही पाकिस्तान के अंदर। तो इसके अंदर PTI को भी एक कदम पीछे करके अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और जाहिर है हुकूमत को तो है ही, लेकिन हुकूमत अगर समझती है कि हर चीज़ डंडे से ठीक करनी है, फिर जाहिर है वो मेरी आपकी बात क्या सुनेंगी। लेकिन बहरहाल PTI इज अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन हमारे पास बंदूकें तो नहीं है ना कि आप नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो गवर्नेंस की आपने बात की है कि लोगों के मसाइल हैं और उस पर PTI का रोल भी है। तो PTI अपना रोल क्यों नहीं प्ले करे? हमने देखा कि सुहेल आफरीदी आए हैं, उन्होंने आके कैबिनेट भी नहीं बनाई, बहुत सारे वो फैसले कर भी रहे हैं बगैर खान साहब के मशवरे के। और अब उन्होंने जिरगे का भी ऐलान किया है, जुलूसों का जलसे भी कर रहे हैं, जुलूसों का भी ऐलान किया है। तो आपके ख्याल में ये कन्फ्रंटेशन जो है, इससे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग और आपके जो वोटर हैं PTI के, उनको फ़ायदा होगा या ये भी अब डंग टपाओ काम चल रहा है जैसे पिछले वज़ीर आला कर रहे थे? देखिए, पिछले वज़ीर आला को तो हुकूमत ने नाकाम किया ना, फेडरल गवर्नमेंट ने। वो तो एंगेजमेंट की कोशिश कर रहे थे, और जब एंगेजमेंट की कोशिश में उनको इनकरेजमेंट नहीं मिली और उल्टा आपने उनके पीछे पड़ गए, तो फिर वहाँ पे तब्दीली आ गई। अब आप देखें ना, हुकूमत ने या हुक्मरानों ने क्या किया कि आपने वो जो सीनियर पॉलिटिशियन थे, परवेज़ खटक साहब जो हैं, उनकी आपने पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क कर दिया, महमूद खान की पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर आपने अली मीन गंडापुर का जो सीनियर सारी लीडरशिप थी उसको आपने ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया। तो अब एक 35-36 साल के नौजवान को उठा के जो है वो वज़ीर आला जो है वो इमरान खान ने बनाया। अब आप देखिए कि वो जो अपना जिनका कोई इस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि वो कितना बड़े इंडेटेड होंगे इमरान खान के। और जो अवाम है खैबर पख्तूनख्वा की, वो समझती है कि सबसे पहले इमरान खान की रिलीज होगी तो फिर अगली बात जो है वो होगी। अब आपने जब सारी सीनियर लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, अब आप कहते हैं कि नहीं जी आपने ना तजर्बाकार लगा दिया, तो आपने बंदा छोड़ा कौन था वहाँ के वो तजर्बाकार आ जाता कोई। तो अब ये एक सिचुएशन है जिसमें जो PTI, और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि देखिए वजारत आला जो KP की है वो फूलों की सेज नहीं है, उसमें जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा। उसने इमरान खान के एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करना है, वर्कर्स को भी जो है साथ लेके चलना है, और कुछ ना कुछ वर्किंग रिलेशनशिप उसको वफाकी हुकूमत से भी बनाना है। अब ये तीनों काम एक आदमी के लिए करने बड़े मुश्किल हैं। हम देखते हैं कि सुहेल आफरीदी इसमें कितने कामयाब होते हैं, कितने नाकाम होते हैं। ठीक है। आपने 29 जून 2025 को हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए एक प्रेडिक्शन की थी अली मीन गंडापुर साहब, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में। वो ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ।
कोई मौजज़ा ही है कि अली अमीन अपनी सीट पे कुछ चंद हफ्तों से ज्यादा बरकरार रह जाए। ही वोंट बी एबल टू कीप हिज सीट। आपने ये 29 जून को कहा और 3 महीने के अंदर अंदर वो मुआवजा नहीं हुआ और वो घर चले गए। आपके ख्याल में ये जो चैलेंजेस अभी आपने बताए हैं 2 मिनट पहले वज़ीर आला के लिए कि वो कांटों का ताज है, फूलों की सेज नहीं है, तो आप कितना अरसा देते हैं सुहेल अफरीदी साहब को कि वो इस कांटों का ताज पहने रखेंगे? देखिए अब साहब नोइंग खान साहब, देखिए ना, अब आप जब एंगेजमेंट की कोशिशें कामयाब नहीं हुई तो जाहिर है कि इमरान खान और पीटीआई का भी एक ही है कि एक चैलेंज खड़ा हो वफाकी हुकूमत के लिए। अब सुहेल अफरीदी जो हैं उनको बुनियादी मकसद तो यह है कि वो एक चैलेंज खड़ा करें। अब उस चैलेंज में वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे। मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह मैंने वो कहा था अली अमीन का, मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा ये कह रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान अब असम्बलियों से रिज़ाइन भी करेंगे। अब इसके नतीजे में आपकी जो टेम्परेचर है, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, नहीं ये मैं अब कह रहा हूँ, उस वक्त नहीं कहा था, ये मैं अब आपको कह रहा हूँ कि अब ये कितने हफ्ते लगते हैं, ये कितने महीने लगते हैं, ये सिर्फ देखने की बात है। लेकिन ये लॉन्ग मार्च भी होगा, असम्बलियों से इस्तीफे भी होंगे और इसके नतीजे में पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर जाएगा। अब वफाकी हुकूमत, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हम तो टैक्सी आगे नहीं आने देंगे, हम तो पूरा जो है वो करेंगे और यही करेंगे डेफिनेटली। लेकिन वो कामयाब होता है या नाकाम होता है, जिस तरफ आपने भी पहले इशारा किया है गवर्नेंस के इशू, वो तो फिर ख़त्म हो गए फिर अगले पूरे साल के लिए। और जो कामयाबियां आपने इंटरनेशनली ली वो भी आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो है वो ज़ाया हो गई। तो नाउ इट्स अ कैच 22 फॉर एक्चुअली, दोबारा जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जो फ्रीक जो लड़ रहे हैं उनसे ज़्यादा ये जो जुडिशरी है, जो मीडिया है, जो मिडिल क्लास है, वो एक्चुअली लड़ाई सफ़र कर रही। ठीक है, तो इसी माहौल में जब हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ आई है कि खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, उसे सब जेल करार दिया जा सकता है, तो आपके ख्याल में ये माकूल तजवीज़ है? इस पे पीटीआई को यस करना चाहिए या नहीं? अब साहब तजवीज़ जो है वो अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तारिक फजल चौधरी साहब का मुझे बहुत एहतराम है, इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, लेकिन क्या वो हायरार्की में हैं डिसीजन मेकिंग की कि वो इस तरह का फैसला कर सकें? आंसर इज़ नो। अगर वो ये सिंसियर तजवीज़ होती तो 78 साल की यास्मीन राशिद, 76 साल के एजाज चौधरी, 75 साल के महमूद रशीद, 72 साल के शाह महमूद कुरैशी को ही हाउस अरेस्ट कर देते जो 2.5 सालों से जेलों में हैं, तो फिर कोई एक सीरियसनेस भी नज़र आती ना कि क्या है। तो वो तो उन्होंने एक ऐसे ही दुर्फुतनी छोड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर टॉक शोज पे इमरान खान के बगैर मेरा ख्याल है तारिक फजल बगैर पूछे या बगैर कहे तो नहीं कोई बात उन्होंने की होगी, और 2 दफ़ा उन्होंने कही है, और फिर बाकी जिनका आपने जिक्र किया कि उनको ही छोड़ देते तो आपकी ये बात सुन के हो सकता है उनको ये उनके जहन में ख्याल आ जाए और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। ये बात अच्छी है आपकी। वैसे अगर ये देखिए, बात यह है कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की एक नज़रिए से सोचें तो उनको सूट करता है कि टेम्परेचर नीचे आए, ताकि पाकिस्तान में जो एक इंटरनेशनल इस वक्त बैकिंग मिल रही है आप उसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकें। तो उसके लिए अगर मैं ये कहता हूँ कि आप इमरान खान और बुशरा बीबी को फॉर द टाइम बिंग अगर नहीं भी शिफ्ट करते, आप इन 5 लोगों को जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, इसी से ही टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और आपका बातचीत का माहौल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया है, मुझे उसका मतलब समझाइएगा अपने ट्वीट बाहर बैठे हुए, ये क्या है और कौन है वो लोग, क्योंकि ये बात तो बहुत हुई है। नहीं, ये अब साहब ये सोशल मीडिया का ट्विटर का लफ्ज़ है, ये टीवी का लफ्ज़ नहीं है। अच्छा टीवी, मतलब इसमें कोई ऐसी बात है कि ये टीवी पे नहीं बोला जा सकता और सोशल मीडिया पे बोला जा सकता है? थोड़ा सा मुझे एनलाइटन कीजिएगा। नहीं, अब अगर आपको बिल्कुल ही शौक नहीं है जो है वो खूबसूरत चीजें रखने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मुझे शौक देखने का तो हो सकता है ना, रखूं ना रखूं, खूबसूरत चीजें देखने का शौक तो हो सकता है। तो लेकिन अगर आप नहीं समझते मुनासिब तो रहने दें, ना बताएं कि क्या होते हैं, क्या मतलब है उसका। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट,
ये जो एक बात तो तय है कि बाहर बैठे जो हैं यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वॉरियर्स, उन्होंने पीटीआई के लीडरशिप को बहुत कॉर्नर किया है, दबाव में लाया है, जिससे गलत फैसले हुए और आज पीटीआई की जो हालत है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन उनको यहाँ से कंफर्म इतलात हैं चलाती हैं अलीमा खानम है। तो क्या वो बातें ठीक हैं कि अलीमा खानम पार्टी पे कब्जा करना चाहती हैं ये क़यादत पे, और इसीलिए तमाम बाकी क़यादत को उन्होंने फारिग करवा दिया ऐसा ऐसा? देखिए, ये इस तरह की जो बातें हैं ना वो तो की जाती है ना डिस्क्रेडिट करने के लिए। अलीमा खान को भी जैसे नुसरत भुट्टो को कहते थे कि वो भी कर लेंगी, फिर उसको कुलसूम भी वो, ये तो ऐसे डिस्क्रेडिट करने की बातें, सीरियस बातें नहीं है। असल जो मैं पॉइंट आउट आपको ये करना चाहता हूँ कि जो असल पीटीआई ऑफिशियल का कसूर है, इन लोगों का कसूर, जो सारे लोग लगे रहते हैं, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। पीटीआई ऑफिशियल का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है उसका कसूर ये है कि वो अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर सका इनसे, और जितना नुकसान इन लोगों ने पीटीआई की आज जो हालत है, और इमरान खान जो जेल में है, और जो आज अंसार अब्बासी साहब ने भी जो बात लिखी है उसकी, उसमें बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो पीटीआई की सोशल मीडिया की जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनका ये फेलियर है कि वो आदिल राजा टाइप से और इन लोगों से खुद को डिसएसोसिएट नहीं कर सके। और ये लोग जो फौज के खिलाफ इन्होंने कैंपेन्स की वो पीटीआई के खाते में पड़ गई, जो उन्होंने मुल्क के खिलाफ कैंपेन्स की वो पीटीआई के खाते में पड़ गई। एंड एक्चुअली पीटीआई की लीडरशिप में तो कोई इतना अक्लमंद तो है ही नहीं कि कोई इसकी चीज़ की इम्पैक्ट को समझता और वो देखता कि ये कितनी बुरी बात है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात। और टेलैंडर ब्रेक से पहले ये है कि कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तैयारियां हैं, और पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि उनके पास नंबर पूरे हैं, और ये तजावीज़ से जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आज सदर जरदारी को भी इससे आगाह किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस पे तवज्जो बहुत कम है लोगों की, सियासतदानों की, सियासी जमातों की। खैबर पख्तूनख्वा का भी हमने जिक्र किया, कश्मीर में भी हालात बहुत बुरे हैं अवाम के, और जो आखिरी दफ़ा इलेक्शन हुए थे 2021 में जुलाई में, अभी जो असम्बली चल रही है इसकी मियाद जुलाई 2026 तक है। 5 सालों में 3 वज़राए आज़म आ चुके हैं। पहले सरदार तनवीर इलियास पीटीआई के थे, फिर पीटीआई के कयूम न्याजी थे, उसके बाद अनवारुल हक आ गए जो किसी भी सियासी जमात से उनके ताल्लुक ज़ाहिर पीटीआई से पहले था, लेकिन अब वो गैर जमाती सी एक असम्बली है, 2.5 साल वो रहे हैं और अब 9 महीने बाकी रह गए हैं, उसमें पीपल्स पार्टी चाहती है मेरी बारी पे आए। तो बेसिकली ये बारियों की बात है, इसमें लोगों की बेहतरी के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गवर्नेंस बेहतर करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। और मज़ीद मैं क्या कहूँ, अब मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ और लोगों ने अब अपनी जेबें भरनी होंगी, पहले नहीं भर रही। तो गवर्नेंस ऐसे चलती रहेगी, लोग सफ़र करेंगे और सियासी जमातें अपनी गवर्नेंस बेहतर करने की बजाय बारियां लेंगी, तो फिर ऐसे ही होगा। अफसोसनाक है और दिल शिकन है, लेकिन हकीकत तो यही है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हमारे आज के हॉट इशू का, अफगानिस्तान के साथ जंग या दोस्ती। इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में। वहाँ से मैं ज्वाइन किया अनस मलिक जो नुमाइंदा खुसूसी हैं एशिया वन न्यूज़ के, वहाँ मौजूद हैं। और हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने जो दिफाई तजिया कार हैं। अनस, पहले आप ये बताइएगा कि तालिबान की अमन के लिए क्या शराइत है और पाकिस्तान की क्या शराइत हैं, और कैसा चल रहा है मुज़ाकरात का माहौल? अफ्तार साहब, मुज़ाकरात का माहौल जो है वो आज एक वर्किंग लेवल मुज़ाकरात है, जो कि पाकिस्तान की जानिब से 7 रुकनी डेलीगेशन है, अफगान तालिबान की जानिब से भी 7 रुकनी डेलीगेशन है। हालिया होने वाले अटैक्स के तनाजुर में ये थोड़ा सा टेंस माहौल हमने देखा है। अब तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है जब से ये मुज़ाकरात जारी हैं, और अभी तक हमें ये नहीं पता कि मुज़ाकरात कितनी देर और जारी रहेंगे। 3 नुकाती एजेंडा है जिसके ऊपर आज के मुज़ाकरात जो है वो फोकस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फोकस जो है वो जॉइंट बॉर्डर वर्किंग मैकेनिज्म है, उसके ऊपर आना है। और उसमें पाकिस्तान का जो पॉइंट है वो यही है कि अफगानिस्तान की जानिब से जो टेररिस्ट सेफ हेवेंस दिए जाते हैं, जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में, सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के अंदर किया गया है, उनको किसी तरह रोका जाए। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, अब जराए का यही कहना है कि ये 7 रुकनी डेलीगेशन दोनों तरफ है, और सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर्स जो है वो यही है कि किस तरह इस जॉइंट बॉर्डर वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर अग्री किया जाए एक ऐसे फ्रेमवर्क के तहत जो कि लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल और वेरीफाइबल हो। अफ्तार साहब, ठीक। दूसरा,
आप बता रहे थे एजेंडा पे 3 आइटम्स हैं, एक तो ये होगा, बाकी दोनों कौन कौन से हैं? जी जी बाकी दूसरा पॉइंटर जो है वो है विद रिगार्ड्स टू ट्रेड, और जो पाकिस्तान में जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनकी सेफ वापसी के हवाले से, डिग्निफाइड वापसी के हवाले से जो ट्रेड वाला मामला है वो थोड़ा सा उन्होंने पुश बैक किया है। उसको पाकिस्तान की जानिब से उसको बड़ी क्लियरली वाज़ेह किया गया है कि पॉलिटिकल टूल के तौर पे ट्रेड या डिपोर्टेशन को इस्तेमाल ना किया जाए। और इसमें ये बात भी काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह की गई है पाकिस्तान की जानिब से, एटलीस्ट पॉइंट जो ये रखा जा रहा है कि ख़ासतौर पे जो एक चीज़ इंटरनेशनल बॉर्डर अग्री कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1948 के अंदर, उस बॉर्डर को लेके अफगानिस्तान की जानिब से हमने देखा गया है कि चाहे वो रिपब्लिक हो या एमिरेट हो, चाहे वो अफगान तालिबान हो या अफगानिस्तान की हुकूमत हो, 12 डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो इस बात को दुरंत लाइन के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से इस बारे में इस बात को भी बावर करवाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये दोनों जो पॉइंटर्स हैं ये एट द बैक बर्नर है। जो सबसे बड़ा इशू है, जो कंटेंशियस इशू है, वो प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट की है या उन टेररिस्ट हाइडआउट्स की है जो कि पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान को या अफगान तालिबान को जिनके खिलाफ वेरीफाइबल और इरिवर्सिबल एक्शन लेना होगा। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ सकते। साहब ठीक, तो आपको इसमें कैसा फील क्या आ रही है? ये एजेंडा आइटम सामने रख के जो बातचीत हो रही है, आपको लगता है कि कोई कंसेंसस इस पे हो जाएगा या कहीं पे आपको रुकावट नजर आ रही है? देखिए, रुकावटें तो हैं, तभी इस वजह से 6 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बावजूद भी हम देख लेंगे ये बातचीत का सिलसिला अभी भी चल रहा है। आज जो होने वाली टॉक्स हैं वो वर्किंग लेवल की थी। वर्किंग लेवल के ऊपर उन्होंने एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म की तरफ, एक अग्रीमेंट की तरफ जाना था। एग्रीमेंट आज साइन नहीं होना था। एग्रीमेंट एक साइन हुआ, वो था दोहा के अंदर, वो ये था कि सीज फायर उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक टॉक्स कंक्लूड नहीं हो जाती। अब क्योंकि टॉक्स ऑन गोइंग फेज है इसलिए सीज फायर होल्ड कर रहा है। पॉलिटिकल एग्रीमेंट की तरफ इनको जाना था, आज अभी तक पॉलिटिकल एग्रीमेंट की तरफ नहीं गए हैं। इसका मतलब ये कि शायद हम देखें, शायद एक दौर टॉक्स का और हो, यहाँ पर हो कि दोहा में हो कि रियाद में हो, ये कहना कुछ कबल वक्त होगा। अभी आज जब तक ये टॉक्स खत्म होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हंगू में होने वाला हमला और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की जानिब से जो कंटिन्यूस ऑपरेशन किए जा रहे हैं तहरीक तालिबान के खिलाफ और मुख्तलिफ डिफरेंट दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ, वो एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है और पाकिस्तानी नेगोशिएटर्स का ये कहना है कि अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी जो है वो उस अंदाजे, उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त भी वो थमी नहीं है। और जब तक वो सिलसिला रुक नहीं सकता, जब तक वो सिलसिला रुकेगा नहीं, तब तक कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती। पाकिस्तान अपने एंड पे टर्किश नेगोशिएटर्स को भी उन्होंने ये बात बावर करवाई। और एक एडवांटेज जो था पिछली टॉक्स का, वो ये था कि जो पहला राउंड हुआ था पिछली टॉक्स का, जो दोहा में होने वाले पिछले हफ्ते मुज़ाकरात थे, उसका पहला सेशन तकरीबन 5 घंटे पर, 5.5 घंटे पर मुहित था। उस 5.5 घंटे के सेशन में पाकिस्तान ने तुर्किया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अलग से आगाह किया, फिर सेपरेटली कतर को आगाह किया। इसी तरह अफगानिस्तान ने अपनी बात पहले तुर्किया और फिर कतर के सामने रखी। अच्छा, और फिर दूसरे सेशन के अंदर आमने सामने वफूद बैठे थे। जी, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा ब्रीफली कि आपके ख्याल में ये जो इसमें ब्रेक थ्रू आ सकता है, ख़ास तौर पे ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो वफ्द की क़यादत है DGMO कर रहे हैं, इसके पीछे क्या हिकमत है? देखिए, पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत DGMO नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत